जय हिंद स्टूडेंट्स। 10th क्लास का हमारा ये हिस्ट्री का टॉपिक आज इसका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इसको आज पूरा करते हैं और ये आज ही ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the country, but become a narrow creed with limited ends. 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। यानी कि शुरू में क्रांति का या राष्ट्रवाद का जो भाव शुरू में दिखाई पड़ता था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा और ये भाव उनका जल्दी ही एंड तक 19वीं शताब्दी के आखिर तक खत्म हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी एक दूसरे के प्रति डिसरेस्पेक्ट होते चले गए, एक दूसरे के प्रति वो ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट होते चले गए, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव उनमें आ गया और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, रेडी टू गो टू वॉर, और हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर इन द टर्न manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialist aims। साथ ही प्रमुख यूरोपियन पावर्स जिन्होंने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने अधीन अब इंपीरियलिज्म के एम के लिए उनके अधीन जो राज्य थे उनकी आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? आकांक्षाएं। अपनी आकांक्षाओं का उन्होंने निर्वाह किया, अपनी आकांक्षाओं को पूरा किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट सीरियस सोर्सेज ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वह बाल्कन क्षेत्र था। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन comprising modern day रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया, हर्जोविनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोन्टेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as the Slavs, जिनके ठीक है इस क्षेत्र में इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जवेनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोन्टेनेग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासी को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, यानी कि इस क्षेत्र के निवासी को आमतौर पर स्लाव्स बुलाया जाता था। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire। बाल्कन्स का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पर के नियंत्रण में था, उनके अधीन था। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made the region very explosive। क्षेत्र के निवासियों को बाल्कन क्षेत्र में जो रोमांटिक राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने और ओटोमन साम्राज्य के तोड़ने से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। All through the 19th century, of Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success। बाल्कन क्षेत्र में जब रोमांटिकनिज्म विचार फैलने लगे, ओटोमन साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, आधुनिकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा। ठीक है, बाल्कन राज्य ने मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स के से अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहा। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। बहुत से इसके क्षेत्र जो एक के बाद एक
अपने आप को आज़ाद घोषित करने लगे। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सबजुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। बाल्कन लोगों ने जो आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया, उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह शब्द करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात लेकिन उस समय की जो विदेशी शक्तियां थी उन्होंने उसे दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया। Hence, the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. इसलिए बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय लोगों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा, यानी कि लंबे समय से जो उनकी आज़ादी खोई थी उसके प्रयास के रूप में उन्होंने देखा। As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkans area became an area of intense conflicts. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of others. जैसे जैसे विभिन्न स्लेव्स समूह या क्षेत्र अलग अलग इंडिपेंडेंट होने लगे, अपने अपना पहचान बनाने लगे, बाल्कन क्षेत्र के में टकराव का क्षेत्र बनना शुरू हो गया, यानी कि वो एक दूसरे से घृणा करने लगे, ईर्ष्या करते हुए उनमें एक दूसरे में इतना टकराव हो गया कि वो युद्ध स्तर तक पहुंच जाता था, एक दूसरे की जमीन हथियाने का प्रयास करते थे। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर रिवेलरी। परिस्थिति और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। स्थिति और ज़्यादा खतरनाक तब हो गई जब बाल्कन क्षेत्र में दूसरे लोगों की हिस्सेदारी कब्जाने की ज़्यादा होने लगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस रिवेलरी अमंग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नावल एंड मिलिट्री माइट। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। दिस रिवेलरीज वर evident in the way the Balkans problem unfolded। ठीक है, जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। जिस तरह से बाल्कन्स की प्रॉब्लम आगे बढ़ने लगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आगे आने लगी। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन्स। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी ये बाल्कन पर अपना अधिकार जमाने लगी। एंड दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस तरह से बाल्कन क्षेत्र को लेकर बहुत सारे युद्ध छिड़ने लगे और अंततः फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि बाल्कन का क्षेत्र जिसको लेकर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। आप देख सकते हैं ए मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। यह एक मैप है जिसमें ब्रिटिश अंपायर का गुणगान करता हुआ ये मैप है। आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप द डिसास्टर इन 1914। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, यानी कि इंपीरियलिज्म से जुड़कर राष्ट्रवाद यूरोप को डिसास्टर की ओर लेकर गया। बट meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European power in the 19th century began to oppose imperial domination। लेकिन बहुत से देश जो कि 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों के कॉलोनियल कंट्री थे, वो इंपीरियलिज्म का विरोध करने लगे। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट, यानी कि जो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जो आंदोलन चलाए जा रहे थे वो नेशनलिस्ट आंदोलन थे। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स वेयर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोर्स्ड अ कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म। हर तरफ से साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए
इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे. यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वेयर replicated for people everywhere, developed their own specific variety of nationalism, but the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. अपनी तरह, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्रीय राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया. यानी कि ये सभी लोगों ने मान लिया कि अब सभी की अपनी राष्ट्रवादी सीमाएं होनी चाहिए. यह नेचुरली और यूनिवर्सली सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. आगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, आप देख सकते हैं. ये आप तैयार कर लेंगे और ये टॉपिक आपका इस टॉपिक के साथ पूरा हुआ. ठीक है, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.